किसी भी देश में राजभाषा और राष्ट्रभाषा का अपना विशेष महत्व है। राजभाषा राज्य के कामकाज की भाषा होती है और राष्ट्रभाषा राष्ट्र के नागरिकों की भाषा होती है। इस वीडियो में हम राजभाषा और राष्ट्रभाषा के स्वरूप को जान लेंगे, उसी प्रकार राजभाषा और राष्ट्रभाषा के भेद को भी जान लेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें। अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जान लेते हैं राजभाषा और राष्ट्रभाषा। राजभाषा और राष्ट्रभाषा। भाषा के माध्यम से देश के लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। भाषा ही लोगों की एकता में सहायक होती है। भाषा ही संवाद का माध्यम होती है। भाषाई एकता देश की ताकत होती है। परिणामतः भाषा के कारण ही देश का भूगोल एक बन जाता है। भाषा के अनेक रूप हैं, उनमें राष्ट्रभाषा और राजभाषा का स्थान महत्वपूर्ण माना है। किसी भी देश का विकास उसकी अपनी भाषा से होता है। जर्मनी, चीन, जापान, रशिया, इन देशों में उनकी अपनी भाषा ही राष्ट्रभाषा है। किसी देश की राजभाषा और राष्ट्रभाषा एक हो तो राष्ट्र की उन्नति होती है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा अलग अलग होने पर राष्ट्र का विकास अवरुद्ध हो जाता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं राष्ट्रभाषा के बारे में। राष्ट्रभाषा का सरल अर्थ है राष्ट्र की भाषा, अर्थात राष्ट्र में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है वे सारी राष्ट्र की भाषाएं हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित सारी भाषाएं राष्ट्र की भाषाएं हैं। उसी प्रकार भारत में बोली जाने वाली सभी भाषाएं जिनमें संप्रेषण संपन्न होता है वे सारी राष्ट्रभाषाएं हैं। संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं कहा है, लेकिन संघ की भाषा का जरूर उल्लेख किया गया है। संघ की भाषा हिंदी और लिपि को देवनागरी कहा गया है। देश चाहे छोटा हो या बड़ा, देश के जन जन की भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। इसे नेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। यह राष्ट्र की प्रधान भाषा होती है। इसी भाषा में राष्ट्र के लोगों के बीच तालमेल स्थापित होता है। राष्ट्र के सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा समूचे राष्ट्र की भाषा अर्थात राष्ट्रभाषा हो सकती है। राष्ट्रभाषा का गौरव उसी भाषा को प्राप्त होता है जिस भाषा के साथ उस देश की अस्मिता जुड़ी हो। देश में अनेक धर्म, अनेक जातियां क्यों न हो, उन सब के द्वारा स्वीकार्य भाषा राष्ट्रभाषा पद पर आसीन हो सकती है। जिस भाषा को सर्वाधिक मात्रा में बोला जाता है वह भाषा राष्ट्रभाषा पद की हकदार होती है। राष्ट्रभाषा सर्वाधिक प्रचलन की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा वही भाषा बन सकती है जिसकी लिपि आसान हो, लिखने में सुविधाजनक हो, उसी प्रकार वैज्ञानिक हो। राष्ट्रभाषा की कसौटी पर परखने के बाद भारत में केवल हिंदी भाषा में ही वे सारी योग्यताएं हैं जो एक राष्ट्रभाषा में होनी चाहिए। संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन भारत के जन जन ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया है। हिंदी को भारत में राष्ट्रभाषा मानने के पीछे भी कई प्रबल कारण हैं। हिंदी भारत में सर्वाधिक मात्रा में बोली जाती है। हिंदी की व्यापक शब्द संपदा है। उसी प्रकार वैज्ञानिकता की दृष्टि से हिंदी की लिपि देवनागरी विश्व की श्रेष्ठ लिपि मानी जाती है। भारत में व्यापार, राजनीति, विज्ञान, अर्थ, धर्म, कला, संस्कृति, समाज विज्ञान, मीडिया आदि में हिंदी का प्रचलन हो रहा है। प्रत्येक देशवासी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान अपने दिल से दिया है। हर भारतवासी का हृदय हिंदी के साथ तादाद में स्थापित कर चुका है।
इस देश का आजादी का आंदोलन हिंदी के साथ जुड़ा रहा। हिंदी के कारण ही सारे देशवासी विदेशी शासकों के साथ लड़ सके। हिंदी में भाषण, हिंदी में आजादी के नारे, हिंदी में राष्ट्र प्रेम की कविता, हिंदी में प्रकाशित राष्ट्रीय अखबार आदि कई कारण है जिससे देश को आजादी मिली है। इसलिए देश को आजादी दिलाने में हिंदी का योगदान उल्लेखनीय है। हिंदी न होती तो देश आज भी विदेशी शासकों की दास्ता में बना रहता। जिस भाषा ने देश को आजादी दिला दी वही भाषा राष्ट्रभाषा की हकदार होती है। अब देखते हैं राजभाषा। राजभाषा का स्वरूप। राजभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। राजभाषा का सरल अर्थ है राजकाज की भाषा, राजकीय कामकाज की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, सरकारी भाषा, राजकीय भाषा, प्रशासनिक भाषा, प्रशासन की भाषा, कार्यालयीन भाषा आदि। राजभाषा का सामान्य अर्थ है राजकाज चलाने की भाषा, अर्थात भाषा का वह रूप जिसके द्वारा राजकीय अर्थात प्रशासनिक कार्य चलाने में असुविधा न हो। मुगल काल में भी फारसी भाषा के साथ साथ सहभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग होता था। राजभाषा के रूप में मराठा शासकों ने हिंदी का प्रयोग किया है। राजस्थान की विविध रियासतें राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करती थी। अनेक राजाओं ने अंग्रेज शासकों को पत्र हिंदी में लिखे हैं। अंग्रेज शासकों ने न चाहते हुए भी हिंदी में लिखे पत्रों को स्वीकार किया है। आजाद भारत में संघीय कामकाज की भाषा के रूप में हिंदी को स्थान प्राप्त हुआ है। प्रत्येक राष्ट्र के लिए उसके कामकाज की एक भाषा होती है, जिस भाषा में उस देश का सारा सरकारी कामकाज संपन्न होता है। ऐसी भाषा को राजभाषा के रूप में जाना जाता है। आजादी के बाद संविधान ने सर्वाधिक जनसमूह की भाषा को अर्थात हिंदी को राजभाषा का स्थान दिलाया है। भारतीय संविधान में लिखा है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इस संविधान के प्रारंभ के 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिसके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले किया जा रहा था, परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग अधिकृत कर सकेगा। राजभाषा के प्रयोग क्षेत्र में शासन, विधान, न्यायपालिका और कार्यपालिका को सम्मिलित किया जा सकता है। आजादी से पहले इन क्षेत्रों में अंग्रेजी का प्रयोग होता था। अब इस क्षेत्र की भाषा के रूप में हिंदी को यह सम्मान मिल रहा है। भारत की ही बात की जाए तो भारत के अनेक राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। परिणामतः प्रत्येक राज्य की उनकी अपनी भाषा राजभाषा है। उसी भाषा के माध्यम से राज्य का कामकाज किया जाता है। वह भाषा उस राज्य की राजभाषा होती है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र की अस्मिता से जुड़ी भाषा है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को ही अधिक मात्रा में व्यवहार में प्रयुक्त किया जाता है। परिणामतः महाराष्ट्र में मराठी भाषा महाराष्ट्र की राजभाषा है। उसी प्रकार कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, गुजरात में गुजराती, उड़ीसा में उड़िया आदि भाषाएं उस राज्य की राजभाषाएं हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों की राजभाषा हिंदी है। उसी प्रकार केंद्र सरकार की राजभाषा हिंदी है। भारत की ही बात की जाए तो हिंदी और अंग्रेजी
दोनों को सह राजभाषा के रूप में संविधान ने स्वीकृत किया है। जब तक कोई राज्य हिंदी को विरोध करता रहेगा तब तक अंग्रेजी भी सह राजभाषा के रूप में कार्य करने का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। परिणामतः भारत में केवल हिंदी राजभाषा को अंग्रेजी का पर्याय रखा गया है। लेकिन भारत में अनेक राज्य और अनेक भाषाएं बोली जाती है। तब दो राज्यों के बीच के पत्राचार के लिए तथा संघीय सरकार के आंतरिक पत्राचार, प्रशासनिक कार्य आदि के लिए संघ की एक भाषा होनी चाहिए। भारत में संघीय भाषा अर्थात राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकृत किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा माना गया है। राष्ट्रभाषा का विकास जनता के प्रेम के साथ हो जाता है, लेकिन राजभाषा सरकार के क्रियाकलापों पर निर्भर करती है। राष्ट्रभाषा की व्याप्ति संस्कृति, व्यापार, राजनीति, धर्म आदि अनेक क्षेत्रों से जुड़ी होती है, लेकिन राजभाषा केवल सरकारी कामकाज, विधि आदि तक ही सीमित रहती है। अब देखते हैं राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर, या राष्ट्रभाषा राजभाषा के भेद को अब हम जान लेते हैं। राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में नेशनल लैंग्वेज कहा जाता है, तो दूसरी ओर राजभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। राष्ट्र के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राजकीय कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा को राजभाषा कहा जाता है। विविध धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग आदि के लोग एक भाषी या विविध भाषी होकर भी एक भौगोलिक सीमा में आपसी संवाद के लिए जिस भाषा का उपयोग करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो दूसरी ओर राज्य तथा केंद्र सरकार का कामकाज, पत्राचार, विविध प्रकार के आदेश, सूचना तथा अन्य पत्राचार आदि के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहा जाता है। देश के सारे लोगों द्वारा राष्ट्रभाषा का उपयोग किया जाता है। केवल सरकारी कामकाज में राजभाषा का उपयोग किया जाता है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में राष्ट्र की भाषाओं का उल्लेख है, तो दूसरी ओर सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में संविधान में राजभाषा का उल्लेख है। बहुभाषी और बहुराज्यीय देश में राष्ट्रभाषा लोगों के लिए सेतु का काम करती है, तो दूसरी ओर बहुभाषी और बहुराज्यीय देश में राजभाषा केंद्र राज्य या राज्यों के बीच सेतु का काम करती है। राजभाषा से पहले राष्ट्रभाषा का अस्तित्व होता है, तो दूसरी ओर राष्ट्रभाषा के बाद राजभाषा का अस्तित्व होता है। संघीय एकता के लिए राष्ट्रभाषा उपयुक्त होती है, तो दूसरी ओर संघीय एकता में राष्ट्रभाषा के मुकाबले राजभाषा का महत्व कम है। राष्ट्रभाषा जनता के प्रयोग से विकसित होती है, तो दूसरी ओर राजभाषा का विकास सरकारी व्यवस्था पर निर्भर होता है। राष्ट्रभाषा आम लोगों के बोलचाल की भाषा होती है, उसमें बोलचाल के शब्दों का प्रयोग होता है, तो दूसरी ओर राजभाषा में सरकारी कामकाज से संबंधित परिनिष्ठित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रभाषा की भाषा सरल होती है, राजभाषा की भाषा विशिष्ट होती है। राष्ट्रभाषा में अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग होता है, राजभाषा में औपचारिक शब्दों का ही प्रयोग होता है। राष्ट्रभाषा में अनेकार्थी शब्द और अर्थ प्रयुक्त होते हैं, राजभाषा में एकार्थी शब्द अर्थात अभिधेयार्थ के प्रतिपादक शब्द प्रयुक्त होते हैं। राष्ट्रभाषा में सामान्य शब्द होते हैं, तो दूसरी ओर राजभाषा में पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त होते हैं। राष्ट्रभाषा का उपयोग सामान्य कार्यों के लिए होता है, तो दूसरी ओर राजभाषा का उपयोग विशिष्ट कार्यों के लिए होता है, जैसे कानून,
आदेश, अनुबंध, सरकारी पत्राचार इत्यादि। राष्ट्रभाषा शिक्षित अशिक्षितों के बीच भी विकसित होती है, तो दूसरी ओर राजभाषा अधिकांशतः शिक्षितों तक सीमित रहती है। सारे राज्यों के बीच किसी एक ही भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जा सकता है। राज्य और केंद्र की अलग अलग राजभाषा हो सकती है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, असम और केरल। कभी कभी राज्य और केंद्र की राजभाषा एक होती है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि। अब देखते हैं सारांश। राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों में क्षेत्र की सीमितता है। राजभाषा सरकार की भाषा है, तो राष्ट्रभाषा राष्ट्रवासियों की भाषा है। राजभाषा का प्रयोग सीमित क्षेत्र में होता है, लेकिन राष्ट्रभाषा हर क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा एक होने पर राष्ट्र का पूर्ण रूपेण विकास संभव हो जाता है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा अलग रहने पर भाषाई भेद बना रहता है। जहां पर राष्ट्रभाषा और राजभाषा एक ही होने पर दोनों के बीच की सीमा मिट जाती है। प्रयोक्ता और प्रयोग के आधार पर राजभाषा और राष्ट्रभाषा की संज्ञा निर्धारित होती है। सामान्यतः इन दोनों का सरल भेद इतना ही है कि राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा होती है, तो राष्ट्रभाषा राष्ट्र के जन जन की भाषा होती है। तो मित्रों, आप राजभाषा और राष्ट्रभाषा को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। निश्चित रूप से आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।